हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सैड यानी कि सॉफ्टवेयर एनालिसिस और डिजाइन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के कुछ एग्जाम्स में भी रिपीट हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है, डॉटेड एरो इन ए डीएफडी आर यूज टू रिप्रेजेंट, कि डीएफडी में डॉटेड एरो का यूज किसे रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। डीएफडी मींस डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम में हम डिफरेंट टाइप्स के सिंबल यूज करते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, एरो, डॉटेड एरो। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डॉटेड एरो का यूज हम किसके लिए करते हैं या फिर किसे रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं डेटा फ्लो, कंट्रोल फ्लो, रिजल्ट, सिंपल कनेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉटेड एरो का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, डिबगिंग इज, कि डिबगिंग क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं क्रिएटिंग प्रोग्राम कोड, क्रिएटिंग द बग्स इन द प्रोग्राम फॉर टेस्टिंग, फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम कोड, क्रिएटिंग द एल्गोरिथम। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन द प्रोग्राम कोड। की जो डिबगिंग होती है वो किसी भी प्रोग्राम कोड में एरर को फाइंड आउट करती है और उसे करेक्ट भी करती है, क्योंकि जो बग होती है, बग का मतलब एरर होता है, यानी कि बग्स किसी भी टाइप की कोई एरर हो सकती है, और डीबग का मीनिंग होता है कि उसी एरर को रिमूव करना, उसे फाइंड करना और उसे करेक्ट करना। जैसा कि इसमें कुछ एक सिंबल दिए गए हैं जो कि डीएफडी के अंदर यूज किए जाते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले एक आर्क दिया हुआ है, ये एक एरो होता है और ये डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसका नेम डेटा फ्लो सिंबल है। इसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो ये होती है कि ये बताता है कि हमने डेटा कहाँ से लिया है और हम कहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहे हैं। इट मीन्स कि यह सोर्स और डेस्टिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट सिंबल दिया गया है एक सर्किल, इसे हम प्रोसेस कहते हैं। यह किसी भी प्रोसेस को डिनोट करता है या उसे रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, सोर्स ऑफ सिंक, यानी कि एक्सटर्नल एंटिटी। एक्सटर्नल एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं। डेटा स्टोर, डेटा स्टोर में हम एक ओपन रेक्टेंगल का यूज करते हैं और उसमें जो एरो है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं और यहाँ से डेटा को हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि इनपुट के लिए डेटा ले सकते हैं और हम अपने आउटपुट को यहाँ स्टोर भी कर सकते हैं। तो डीएफडी में ये सारे सिंबल यूज किए जाते हैं। इट मींस कि जब हम डेटा फ्लो डायग्राम्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन सिंबल्स का यूज करते हैं। आफ्टर डेवलपमेंट फेज ए डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड। ऑप्शन दिए गए हैं प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, डिजाइन स्पेसिफिकेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, सिस्टम स्पेसिफिकेशन। अगला प्रश्न है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज परफॉर्म ड्यूरिंग। प्रश्न पूछा गया है कि किस फेज के दौरान हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, यानी कि कॉस्ट के बारे में और बेनिफिट्स के बारे में एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज, फिजिबिलिटी स्टडी फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फिजिबिलिटी स्टडी फेज, क्योंकि इसमें हम चेक करते हैं कि जो हम प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं उस पे कितनी कॉस्ट लगेगी, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और उसे बनने में भी कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम एस्टिमेट लगाते हैं कि फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो कब तक रेडी हो जाएगा और उसका कितना बजट होगा। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट रिस्क फैक्टर इज कंसीडर्ड इन, कि रिस्क फैक्टर कौन से मॉडल में कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं स्पाइरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल, आइटरेटिव इनहांसमेंट मॉडल। इसका जो राइट आंसर है वो है स्पाइरल मॉडल, क्योंकि स्पाइरल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि रिस्क एनालिसिस को कंटेन करता है। इट मींस कि यदि सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के टाइम उसमें किसी भी टाइप की कोई एरर अकर होती है या फिर यूजर की रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो हम उसे उसके डेवलपमेंट फेज में ही रिकवर कर सकते हैं, यानी कि ये रिस्क एनालिसिस मॉडल है। अगला प्रश्न है, इन यूनिट टेस्टिंग इंटरफेस टेस्टिंग इज परफॉर्म टू एक्सेस। ऑप्शन दिए गए हैं एफिशिएंसी, बिहेवियर, फंक्शनल इंडिपेंडेंसी, इंटरनल लॉजिक ऑफ कोड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फंक्शनल इंडिपेंडेंस। ये स्पाइरल मॉडल का एक डायग्राम दिया गया है। इसे स्पाइरल मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक स्पाइरल की तरह होती है और इसके मेनली 4 फेज होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, की सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करते हैं, देन आइडेंटिफाई एंड रिस्क रिजोल्व, डेवलपमेंट एंड टेस्ट, प्लान द नेक्स्ट आइटरेशन। ये इसके फेज होते हैं और इन्हीं फेज के थ्रू हम हमारा जो स्पाइरल मॉडल है वो प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है, एरर रिपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि एरर रिपोर्ट है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आउटपुट प्रोसेस। अगला प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ
फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड इन ए गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। प्रश्न ये पूछा गया है कि जो हमारे SRS डॉक्यूमेंट होते हैं, इट मीन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। यानी कि यदि हमें एक गुड SRS को क्रिएट करना है तो हम किसे कंटेन ना करें या किसे डिफाइन ना करें। ऑप्शन दिए गए हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एल्गोरिथम ऑफ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, एल्गोरिथम ऑफ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। इट मींस कि गुड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन में यूज की गई एल्गोरिथम को डिफाइन नहीं किया जाता है। इसके अलावा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के गोल्स, इन सबको SRS डॉक्यूमेंट में डिफाइन किया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिग्रेशन टेस्ट केस, कि इनमें से कौन सा रिग्रेशन टेस्टिंग का टेस्ट केस नहीं है या रिग्रेशन टेस्ट केस नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ टेस्ट दैट विल एक्सरसाइज ऑल सॉफ्टवेयर फंक्शन। सेकंड ऑप्शन है additional tests that focus on software functions that are likely to be affected by the change। तीसरा ऑप्शन है टेस्ट that focus on the software components that have been changed। और लास्ट ऑप्शन है low level components are combined into cluster that perform a specific software sub function। इसका जो राइट आंसर है वो है डी है, वो रिग्रेशन टेस्ट केसेस में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके अलावा सभी को रिग्रेशन टेस्ट केस में इंक्लूड किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कोहेजन एंड कपलिंग, कि कोहेजन और कपलिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ऑप्शन दिए गए हैं कपलिंग टेक्न प्लेस बिटवीन मल्टीपल मॉड्यूल्स वेयर एज कोहेजन इज द स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस इम्प्लीमेंट इनसाइड ए मॉड्यूल। सेकंड ऑप्शन है ए गुड डिजाइन मस्ट हैव वेरी हाई कोहेजन। सी ऑप्शन है ए गुड डिजाइन मस्ट हैव वेरी लो कपलिंग, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यदि हमें एक गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है तो कपलिंग को कम रखना पड़ेगा और कोहेजन को हाई रखना पड़ेगा, तभी हम एक गुड सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर पाते हैं। और इसी के साथ अगर हम इनकी डेफिनेशन के बारे में देखें या इनकी वर्किंग के बारे में देखें तो जो कपलिंग होती है वो किन्हीं टू मॉड्यूल्स के बीच होती है, यानी कि वो दो मॉड्यूल्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो कोहेजन है वो किसी एक मॉड्यूल में यूज किए गए जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी डिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है या उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कपलिंग है वो दो मॉड्यूल्स के बीच होगी और जो कोहेजन है वो एक मॉड्यूल में डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उनके बीच के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी के साथ हम कोहेजन और कपलिंग में डिफरेंस के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कोहेजन में दिया गया है कोहेजन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा मॉड्यूल, कि कोहेजन है वो इंट्रा मॉड्यूल का एक कॉन्सेप्ट है, जबकि कपलिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर मॉड्यूल, कि ये इंटर मॉड्यूल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है। अगला डिफरेंस दिया गया है कोहेजन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप विद इन मॉड्यूल, कि जो हमारा कोहेजन होता है वो मॉड्यूल में यानी कि मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं उनके बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कपलिंग है वो दो मॉड्यूल्स के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। यदि हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कोहेजन को इंक्रीज करेंगे तो एक गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा, और यदि हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कपलिंग को रिड्यूस करेंगे या अवॉइड करेंगे तो एक गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा। अगला डिफरेंस दिया गया है कोहेजन रिप्रेजेंट द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ मॉड्यूल्स, कि कोहेजन जो होता है वो मॉड्यूल्स की फंक्शनल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जबकि कपलिंग है वो किन्हीं मॉड्यूल्स के बीच इंडिपेंडेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगला डिफरेंस दिया गया है हाईली कोहेसिव गिव द बेस्ट सॉफ्टवेयर, कि अगर यानी कि कोहेजन हाई होगा तो एक बेस्ट सॉफ्टवेयर मिलेगा, और इसी के साथ अगर हम कपलिंग को लो रखेंगे या लूजली कपलिंग रखेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर है वो बेस्ट माना जाएगा। लास्ट डिफरेंस दिया गया है इन कोहेजन मॉड्यूल्स फोकस ऑन द सिंगल थिंग, कि जो कोहेजन होता है वो मॉड्यूल के मतलब सिंगल थिंग पे वर्क करता है, यानी कि एक मॉड्यूल पर फोकस करता है, जबकि जो कपलिंग है वो किन्हीं दो मॉड्यूल्स की जो कनेक्टिविटी होती है, यानी कि एक मॉड्यूल है वो किसी अनदर मॉड्यूल से किस टाइप से कनेक्टेड है, कितना डिपेंडेंट है किसी अनदर मॉड्यूल पे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कपलिंग का यूज करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द एक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कि इनमें से कौन सी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की एक्टिविटी है। ऑप्शन दिए गए हैं करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, मॉडिफाई सॉफ्टवेयर टू
properly interface with a changing environment और preventing maintenance और लास्ट ऑप्शन है reverse engineering। इसका जो राइट आंसर है वो है डी reverse engineering। reverse engineering है वो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की एक्टिविटी है और जो अनदर है यानी कि करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और अडेप्टिव मेंटेनेंस, ये सभी मेंटेनेंस के टाइप्स हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चनायर कैन बी यूजफुल इन इंफॉर्मेशन गैदरिंग व्हेन यूजर, कि क्वेश्चनायर का यूज कब किया जाता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। क्वेश्चनायर होता है वो एक मेथड है रिक्वायरमेंट को गैदर करने के लिए। इसमें जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है या फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, इसमें जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उन्हें हम डिफरेंट यूजर में या एंड यूजर में डिवाइड करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और लास्ट में उन सब से फीडबैक लिया जाता है और जो बेस्ट होता है उसे हम सिलेक्ट करते हैं फाइनल प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हम क्वेश्चनायर का यूज कब करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली, नीड प्रॉम्प्टिंग टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन, आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, डू नॉट हैव टाइम फॉर इंटरव्यूज। इसका जो राइट आंसर है वो है ए आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जियोग्राफिकली। जैसा कि मैंने डिफाइन किया कि जो क्वेश्चनायर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पर बेस्ड है, यानी कि ये सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट यूजर्स में। इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए क्वेश्चनायर के अलावा और भी कई मेथड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि इंटरव्यू, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, प्रोटोटाइप, इन सब का यूज भी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है डैश रिक्वायरमेंट आर बेस्ड ऑन द प्रोसीजर एंड रूल्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू रन इट्स बिजनेस, कि ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि प्रोसीजर और रूल्स पर बेस्ड होती है और जिसका यूज बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट, लॉजिकल रिक्वायरमेंट, फिजिकल रिक्वायरमेंट, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो प्रोसीजर और रूल पर बेस्ड होती है और इसका यूज बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी डिजाइन ऑब्जेक्टिव। प्रश्न ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक प्राइमरी डिजाइन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं कॉस्ट, रीयूजेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल कोड फॉर यूजर, सिक्योरिटी। इसका जो राइट आंसर है वो है अंडरस्टैंडेबल कोड फॉर यूजर, क्योंकि ये एक प्राइमरी डिजाइन ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसके अलावा कॉस्ट, रीयूजेबिलिटी और सिक्योरिटी ये सभी प्राइमरी डिजाइन ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड किए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है ए सिस्टम व्हेन मेड ऑफ सेवरल डिस्क्रीट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सिस्टम है जिसे डिस्क्रीट कंपोनेंट के लिए क्रिएट किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं टॉप डाउन, बॉटम डाउन, मॉड्यूलर और लीनियर। इसका जो राइट आंसर है वो है मॉड्यूलर। अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चर डिजाइन, कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर डिजाइन का एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं क्रिटिकल इंटरफेस आर डिजाइन फर्स्ट, कंट्रोल फॉर अपग्रेड्स आर वेरी इजी एंड लो कॉस्ट, अर्ली वर्जन ऑफ डिजाइन कैन गिव प्री रिव्यू ऑफ सिस्टम, रियल लाइफ सिस्टम कैन बी इजीली मॉडल। इसका जो राइट आंसर है वो है डी रियल लाइफ सिस्टम कैन बी इजीली मॉडल, यानी कि ये स्ट्रक्चर डिजाइन का एडवांटेज नहीं है। अगला प्रश्न है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ टेस्टिंग, कि टेस्टिंग का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, यानी कि पहले कौन सी टेस्टिंग की जाती है, देन उसके बाद कौन सी टेस्टिंग की जाती है और लास्ट में किस टेस्टिंग को परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं यूनिट इंटीग्रेशन, सिस्टम रिग्रेशन एक्सेप्टेंस, सिस्टम रिग्रेशन, यूनिट इंटीग्रेशन एक्सेप्टेंस, यूनिट सिस्टम रिग्रेशन इंटीग्रेशन एक्सेप्टेंस, सिस्टम इंटीग्रेशन यूनिट एक्सेप्टेंस और रिग्रेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। सबसे पहले हम यूनिट टेस्टिंग को कंप्लीट करते हैं, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अगला प्रश्न है स्ट्रक्चर चार्ट डेवलप आफ्टर, कि स्ट्रक्चर चार्ट को किसके बाद डेवलप किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं डिजाइनिंग, कोडिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसका जो राइट आंसर है वो है ए डिजाइनिंग। डिजाइनिंग फेज के बाद स्ट्रक्चर चार्ट को डेवलप किया जाता है। आउट ऑफ फॉलोइंग विच कम्स अंडर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि इनमें से कौन सा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। ऑप्शन दिए गए हैं फंक्शनल इम्प्लीमेंटेशन, टेम्परेरी डेटा कलेक्शन, यूजर फीडबैक अबाउट प्रोजेक्ट, डेटा फ्लो मॉडल्स। इसका जो राइट आंसर है वो है डी डेटा फ्लो मॉडल्स। डेटा फ्लो मॉडल्स को रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में इंक्लूड किया जाता है। अगला प्रश्न है द स्पाइरल मॉडल इज एडवांटेज देन वाटरफॉल मॉडल, कि इनमें से कौन सा स्पाइरल मॉडल का एडवांटेज है। अगर हम स्पाइरल मॉडल और वाटरफॉल मॉडल को कंपेयर करें तो कौन सा एडवांटेज माना जाता है स्पाइरल मॉडल का। ऑप्शन दिए गए हैं व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम आर वेल अंडरस्टूड बाय द यूजर्स, व्हेन द रिक्वायरमेंट आर नॉट वेल फॉर्म्ड
or understood by the users when the product comes after one stage easily when all the functional requirement are available after requirement analysis। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, when the requirements are not well formed or understood by the users, क्योंकि स्पाइरल मॉडल में हमें ये जरूरत नहीं होती कि हम रिक्वायरमेंट्स को पहले से इकट्ठा करें, जबकि वाटरफॉल मॉडल में हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करना जरूरी है। इसी के साथ हम वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल के बीच डिफरेंस के बारे में जानते हैं। पहला डिफरेंस दिया गया है, वाटरफॉल मॉडल वर्क्स इन सीक्वेंशियल मेथड। जो वाटरफॉल मॉडल है वो सीक्वेंशियल मेथड में वर्क करता है। सीक्वेंशियल मेथड मींस कि इसमें सबसे पहले फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है और फर्स्ट फेज के कंप्लीट होने के बाद ही हम सेकंड फेज को स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो एक सीक्वेंस में होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब तक हमारे पहले वाले फेज कंप्लीट नहीं होते तब तक हम दूसरे फेज को स्टार्ट नहीं कर सकते। और स्पाइरल मॉडल जो है वो एक इवोल्यूशनरी मॉडल है। इवोल्यूशनरी मींस कि इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पहले हम पहले फेज को कंप्लीट करें और फिर हम नेक्स्ट फेज को कंप्लीट करें। सेकंड डिफरेंस है, इन वाटरफॉल मॉडल एरर्स और रिस्क आर आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेज। कि जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है उसमें हम रिस्क और जो भी हमारी एरर्स होती है उसे हम स्टेज के कंप्लीट होने के बाद उसे फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उसे रेक्टिफाई करते हैं। जबकि स्पाइरल मॉडल में यदि कोई भी एरर या रिस्क अकर होता है तो उसे उसी टाइम रेक्टिफाई कर लिया जाता है। वाटरफॉल मॉडल इज अडॉप्टेड बाय कस्टमर। वाटरफॉल मॉडल है उसे कस्टमर के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, while स्पाइरल मॉडल इज अडॉप्टेड बाय डेवलपर्स। जबकि स्पाइरल मॉडल को डेवलपर्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है। वाटरफॉल मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। यदि हमें कोई स्मॉल प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो इसके लिए हम वाटरफॉल मॉडल का यूज करते हैं, और यदि हमें कोई लार्ज प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो इसके लिए हम स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं। इन वाटरफॉल मॉडल रिक्वायरमेंट्स एंड अर्ली स्टेज प्लानिंग इज नेसेसरी। यदि हम वाटरफॉल मॉडल का यूज कर रहे हैं तो हमें रिक्वायरमेंट्स को पहले से ही गैदर करना पड़ता है, जबकि स्पाइरल मॉडल में ऐसा नहीं होता है। जिस टाइप से हमारे फेज कंटिन्यू वर्क करते हैं उसी टाइप से हम उसी के साथ रिक्वायरमेंट्स को भी इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि जिस टाइप से हमारे फेज कंप्लीट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इन वाटरफॉल मॉडल इज डिफिकल्ट। क्योंकि जो हमारा वाटरफॉल मॉडल है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि वाटरफॉल मॉडल में अगर हम कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज डिफिकल्ट होता है, जबकि स्पाइरल मॉडल है वो एक फ्लेक्सिबल मॉडल है। यदि हम इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो डिफिकल्ट नहीं होता। देयर इज हाई अमाउंट रिस्क इन वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में हाई अमाउंट में रिस्क होता है, ये रिस्क एनालिसिस नहीं करता है। देयर इज लो अमाउंट रिस्क इन स्पाइरल मॉडल। जबकि स्पाइरल मॉडल में जो रिस्क होते हैं वो लो अमाउंट में होते हैं। वाटरफॉल मॉडल इज कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव। वाटरफॉल मॉडल है वो इनएक्सपेंसिव होता है, जबकि जो स्पाइरल मॉडल है वो एक्सपेंसिव होता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर एनालिसिस और डिजाइन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस की, जो कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।